अस्सलाम वालेकुम। आप में से कितनों ने असाइनमेंट किया है? अच्छा है। अब्दुल करीम कोई है? कौन है? इमेजेस इमेजेस आपने कहाँ से लिए हैं? तो आपने लिंक लगाया है? नहीं, आपने लिंक नहीं लगाया। आपने आपने लिंक जो लगाया ना, आपने वो लगाया है, लोकल लगाया है। तो आपको लिंक लोकल नहीं लगाना था, आपको लिंक यूट्यूब का लिंक उठाना था, जो कि बेसिकली उनका सर्वर का है। ये लोकल लगा। ये आपके पीसी का है। ये डॉट और फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि आप उसको बोल रहे हो इसके फोल्डर में। चले, मुझे मुझे इतना समझ आ रहा है कि आपने वो जो लेआउट था वो बनाया है। लेकिन इधर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही जो आपने की है। नहीं, ये वाले थंबनेल को देखें। सही है। इस इस थंबनेल में देखें, ये टाइम ऊपर ऊपर क्यों आ रहा है? देखिए, मैं इमेज वाला मैं समझ जा दूंगा कि चलो। क्या? चलो, उसको क्लास के बाद सही कीजिएगा। और इसमें एक चीज़ और नहीं है, गिटहब का लिंक नहीं है। नहीं, गिटहब का लिंक मैंने कहा था कि गिटहब पे ये कोड अपलोड होगा। तो टेल मी हु आर यू जब उसने बोला, तो ऊपर वो दो कमांड्स भी तो बता रहा होगा, यूजर डॉट ईमेल और यूजर डॉट नेम। देखें, सबसे पहले तो सबसे पहले तो यूजर डॉट ईमेल वाला जो गिट का कमांड है, उसको हम देख लेते हैं। आपने जब आपने जब फर्स्ट टाइम गिट अब इंस्टॉल किया था, सही है, जब आप फर्स्ट टाइम करते हो ना, तो वो आपसे पूछता है हु आर यू। सही है, जाहिर सी बात है, वो पूछ रहा है कि भाई आप कौन हो जो आप अपडेट कर रहे हो। तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखोगे ना, तो ये दो कमांड वो दिखा रहा होता है। उसी कमांड प्रॉम्प्ट पे जहां पे वो एरर दे रहा होता है, उसी के दो तीन लाइनें ऊपर वो ये भी बता रहा होता है। मतलब वो आपको सोल्यूशन दे रहा होता है। वो आपको बताता है कि इसका हल निकालना है कैसे। तो आपने सिंपल करना ये होता है कि सबसे पहले इसको कॉपी करना होता है। यार, इतना तो कम से कम कॉमन सेंस यूज करो यार। और यहाँ पे योर नेम, अब यहाँ पे योर नेम लिखा है। अब इस योर नेम की जगह सिंपल आपने अपना नाम लिख देना है, और आपने इसको एंटर मार देना है। तो वो सिंपली क्या करेगा कि वो अपने सिस्टम में सेव कर लेगा कि मेरा ओनर कौन है, ये बंदा। बात समझ रहे हैं? फिर जब आप गिट कमिट करते हैं ना, उस वक्त वो ये डेटा सेव करता है कि किसने कमिट किया, ये अपडेट करने वाला कौन था। क्योंकि मैं आपको दिखा रहा था कि एक प्रोजेक्ट पे एक से ज्यादा लोग आ सकते हैं। आपने देखा था कि जो मैं दिखा रहा था कि मेरे जो इंटर्नीज हैं वो भी एक प्रोजेक्ट पे एडिट थे, तीन चार। तो वो जब वो अपने कंप्यूटर से अपडेट करते हैं, तो मुझे उनका नाम दिखता है कि किसने अपडेट किया है। तो तभी ये आपसे पूछता है कि भाई हु आर यू, जब आप फर्स्ट टाइम करते हो। तो पहली कमांड ये वो आपको बताता है। उसके बाद दूसरी कमांड एग्जैक्टली कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है, बिल्कुल ये वाला उसने कॉपी किया हुआ होता है। अगर आप इसको गौर से देखें, तो गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ई मेल और योर ईमेल एट द रेट योर डोमेन डॉट कॉम, ये पूरी लाइन उसने आपको ऊपर दी हुई होती है। आपने बस इसको कॉपी करना है, और इसकी जगह पे क्या करना है, अपनी जस्ट
ईमेल लिख देनी है और आपने एंटर दबा देना है, तो आपका काम खत्म। अगली बार आप जब दोबारा से गिट ऐड गिट कॉन्फ़िग करोगे, गिट कमिट करोगे, तो ये नहीं पूछेगा। क्या? नहीं नहीं, सेट हो जाता है, ये दोबारा से मैंने सेट कर लिया है। सही है। अगर आपको चेक करना है कि अभी इसका मालिक कौन है, तो ये वाली कमांड होती है। तो ये नीचे नीचे देखें, यूजर डॉट नेम मेरा नाम लिखा हुआ है और यूजर डॉट ईमेल में मेरी ईमेल लिखी हुई है। अगर आप ये कमांड दोबारा चलाओगे दोगे ना, दोबारा चेंज कर देगा। वैसे इसका कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं है। अगर आपके पीसी पे आपने गलती से किसी और का नाम भी लिख दिया ना, तो आपका गिट कमिट हो जाएगा। नहीं भी करे तो आपको कमिट शो करेगा, सिर्फ पुश करते वक्त वो दोबारा से पूछेगा कि हु आर यू। आपको पुश इस दो कमांड्स के बगैर वो नहीं करता। लेकिन थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लेते, ऊपर लिखा हुआ होता है कि टू ऐड योर नेम, टू ऐड योर ईमेल, प्लीज यूज दिस कमांड। ये दोनों कमांड उसने बड़ी बड़ी करके लिखी हुई होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे इस वेबसाइट पे लिखी हुई है। सही है। तो ये दोनों कमांड लिखी हुई होती हैं, आपको बस उसको कॉपी करना होता है। योर नेम की जगह जाहिर सी बात है आपको अपना नाम लिखा होता है, चाचे का नाम तो नहीं लिखोगे। उसके बाद योर ईमेल एट द रेट योर डोमेन पे भी आपको अपनी ईमेल लिखनी है, तो अपने दोस्त की ईमेल तो नहीं लिखोगे। तो ये बस अपनी ईमेल, कुछ कुछ हो सकता है, मुझे पता है कुछ आपके पास बहुत जीनियस लोग होंगे, वो सेम की सेम कमांड कॉपी करके एंटर मार देंगे, फिर उनका नाम योर नेम पड़ जाएगा और उनकी ईमेल योर ईमेल एट द रेट योर डोमेन डॉट कॉम पड़ जाएगा। ऐसे बहुत है। सही है। बैच 1 में भी थे, बैच 2 में भी हैं, और आप बैच 3 में भी इंशाल्लाह होंगे, मुझे गारंटी पता है। तो लेकिन थोड़ा सा आप इसको आंखें खोल के देखेंगे भाई वो मांग क्या रहा है। सही है। वो योर नेम यहाँ पर आपका नाम मांग रहा है। इसको आप दोबारा ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इसकी कमांड्स चाहिए, तो कमांड्स में मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि पहली कमांड कौन सी होती है, गिट ऐड। गिट ऐड बेसिकली क्या करता है कि अगर आपने कोई नई फाइल बनाई है, अगर आपने कोई न्यू कोई एडिशन की है, कोई तस्वीर डाली है, कोई वीडियो डाली है, तो इसको अपने सिस्टम में ऐड करता है। सही है। गिटहब को कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन कौन सी फाइल वॉच करनी है, क्योंकि हर फाइल को क्या करता है, ये वॉच करता है। ये डॉट का मतलब है सारी की सारी फाइल है। ये बात पता है आपको? आप ये भी कर सकते थे। अब ये सिर्फ किसको देखेगा, readme.md। तो नॉर्मली हम बजाय इसके कि हम एक एक फाइल का नाम दें, हम सिंपल उसकी जगह क्या लिख देते हैं, डॉट। जब हम डॉट लिखते हैं तो बेसिकली हम उसको बता रहे हैं कि आपने सारी की सारी फाइल्स को ऐड कर देना है। उसके बाद जो दूसरी कमांड होती है वो होती है गेट कमिट -m। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, माय इनिशियल कमिट, ये दूसरी कमांड है। अब इस कमांड में आप सिंपली क्या कर रहे हो, आप कमिट कर रहे हो। कमिट का मतलब होता है कि आप गिटहब को कह रहे हो कि जो भी चेंजेस है ना, उसको पुश करने के लिए रेडी करो। सही है। मैंने चेंजेस करना मुकम्मल कर लिया है, अब जो भी चेंज है उसको रेडी करो। सही है। अगर आप गिट स्टेटस करोगे ना इससे पहले और इसके बाद, तो इससे पहले जब आप गिट स्टेटस करोगे तो जिस फाइल में चेंज होगा ना वो लाल कलर की दिखती है। जब उसके बाद आप गिट स्टेटस करोगे ना तो उसके बाद वो ग्रीन कलर की दिखती है। इसका मतलब होता है कि जो भी चेंजेस हैं अब वो मैंने अपनी मेमोरी में सेव कर लिए हैं। अब अगली दफ़ा जब आप कमांड चलाओगे पुश करने वाली, तो मैं उसको पुश कर दूंगा। और तीसरी वाली कमांड क्या होती है, ये कमांड बेसिकली आपकी अपलोड कमांड है। इस कमांड में क्या होता है कि जो चीज़ें आपने यहाँ पर मेमोरी में सेव कराई, जो चेंजेस सेव कराई, वो यहाँ पे आप फाइनली पुश कर रहे हो, गिटहब पे भेज रहे हो। सही है। ये 3 गोल्डन कमांड्स हैं, इसको रट लो। और इंशाल्लाह आप नहीं भी रटोगे ना तो भी आपको रट जाएंगी, क्योंकि आपको इतनी दफ़ा इस्तेमाल करनी है। इसका अल्टरनेटिव मैंने गिटहब का भी बताया था, तो सॉरी VS कोड का भी बताया था कि VS कोड भी इसकी रिप्लेसमेंट करता है। VS कोड में ज़रूरी नहीं कि आपको इस कमांड का पता हो, ये बात याद है। अगर हम आपकी फाइलें ई ड्राइव में हैं,
हमने ये सारा फोल्डर जो था हमने इसको गिट पे ऐड किया था, ये पूरा जो आपका फाइल्स हैं सब कुछ है। अब लेट्स से कि हम CSS में जाकर बॉक्स मॉडल में जाकर इसको हेलो वर्ल्ड टेस्ट कर देते हैं। जब आप हेलो वर्ल्ड टेस्ट करके सेव करोगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या लिख के आ गया है, 3। इस 3 का मतलब है वो आपको बता रहा है कि आपने कितनी चेंजेस की हैं, 3। अब पहली चेंज मैंने अभी अभी की, ये वाली मुझे दिखा रहा है वो टेस्ट। दूसरी चेंज कहाँ की है, मैंने ये की है जो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली जो यूट्यूब के कार्ड्स बनाए थे, ये वो वाली फाइल है। उसके बाद ये उसकी HTML की फाइल है जो हमने नई नई बनाई थी। यहाँ पे खाली क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने नई फाइल बनाई थी, तो पहले इधर कुछ था ही नहीं, तो न्यू फाइल बनी, उसमें सारा कोड हुआ। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि तीनों फाइलों को ऐड कर लो। तो ये प्लस का मैं बटन दबाऊंगा, तो ये क्या है, स्टेज ऑल चेंजेस, इसको मैंने प्लस किया। अब ये क्या दिखा रहा है, स्टेज चेंजेस, यानी कि अब इसने चेंजेस अपने पास सेव कर ली। ये कौन सी कमांड चली है, ये ऐड की कमांड चली है, पहली वाली। अब आप यहाँ पे लिखते हो यूट्यूब कार्ड्स, यानी कि मैं खुद को ही बता रहा हूँ कि मैं कौन सी वाली चेंज कर रहा हूँ, यूट्यूब कार्ड्स। अब मैंने इस कमिट को क्लिक किया, ये कौन सी कमांड चली, दूसरी गेट कमिट वाली, सही है। उसके बाद अब आपके पास दो चांसेस है। एक तो ये कभी कभी यहाँ भी बोल देता है सिंक चेंजेस, कभी वो ये खुद से बटन आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता। लेकिन नॉर्मली सबसे नीचे ये जो गोल सर्कल है ना, ये हमेशा होगा। आप इसको क्या कर देते हो, सिर्फ क्लिक कर देते हो। जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये सारी चेंजेस अब क्या हो जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी, सही है। अब आपको पता लग गया कि वो हमारी जो भी अपडेट्स हैं वो अपलोड हो चुकी है। अच्छा, इस गिटहब का सिर्फ ये फायदा नहीं है, इसका एक और फायदा है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा। वो ये फायदा है कि अगर ये मेरा कोड आप अपने पास क्लोन कर देते हो, तो आपको इसको बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक दफा डाउनलोड करोगे, उसके बाद आप VS कोड में आके यही जो बटन है ना, सर्कल वाला, आप रोज आके इसको दबा दोगे ना, तो मैंने अगर कोई भी नई चेंज की होगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। बात समझ रहे हैं, ये भी गिटहब का फायदा है। मतलब गिटहब चेक कर लेता है कि आपका कोड और जो गिटहब का कोड है क्या उसमें कोई फर्क है। अगर कोई फर्क आया है तो गिटहब वाला कोड क्या कर लेता है, आपके पास दोबारा से पुल कर लेता है, सेव कर लेता है। तो ये इसका एक और फायदा है जो अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है। प्राइवेट करने के बाद, देखिए प्राइवेट करने के बाद फिर आपसे ये पूछेगा कि लॉगिन करने को आपको कहेगा, सही है। आपका लॉगिन होना लाजमी है अगर कोई प्राइवेट आपकी कोई रेपोजिटरी है, उसके बाद काम सेम होता है। बस वो आपसे पासवर्ड पूछता है हर बार, हर बार बस आपसे पूछेगा पासवर्ड क्या है, सही है। हाँ हाँ। उसके बाद ये होगा कि पहली बात आपका अकाउंट जो है, पहली बात जो आपका अकाउंट है वो मेरे पास एज अ कोलैबोरेटर ऐड होना चाहिए मेरी रेपो में, सही है। अगर वो आपका अकाउंट मेरी रेपो में ऐड नहीं है, अगर रेपो में ऐड नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। बात समझ रहे हैं, फिर नहीं होगा। अगर मेरे पास, क्योंकि वो प्राइवेट हो चुकी है, फिर वो आपके पास एरर दे रहा है कि आपके पास एक्सेस डायनाइड का एरर देगा कि आपके पास इसकी अथॉरिटी नहीं है। फिर आप मेरे पास आओगे, मुझे कहोगे कि आप मैं आपको अपनी रेपो में ऐड करूं। जब मैं आपको ऐड करूंगा तो आप उसको क्लिक करोगे तो वो आपसे जो VS कोड है वो पासवर्ड मांगता है आपके ही अकाउंट का। तो ये आप अपने अकाउंट का पासवर्ड डालते हैं, गिटहब चेक करता है कि क्या आप इसमें ऐड हैं, अगर आप एडेड हैं तो वो आपको नई फाइलें दे देता है। ये फ़र्क होता है। इसमें एक टोकन भी आता है, अगर आप टोकन लगा देते हो तो ये बार बार पासवर्ड वाला सीन नहीं होता, सही है। मैं नॉर्मली टोकन इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है। टोकन कहाँ से आपने बनाया था,
ओके, सो मेरा अकाउंट खुला हुआ। तो ये इसके हम एक काम करते हैं, हम ना टोकन बनाना सीखते हैं। टोकन क्या होता है कि आपको कभी कभी ये ख़ास तौर पे लिनक्स पे ये इशू करता है, वो आपको साइन इन होने नहीं देता। लिनक्स पे मसला करता है, लिनक्स पे आपको साइन इन होने नहीं देता, विंडोज़ पे आपको साइन इन करने की फैसिलिटी देता है। लिनक्स पे सिर्फ टोकन वाला मेथड है। तो लिनक्स पे टोकन कैसे जनरेट होता है, सबसे पहले आप अपने इस आइकन पे क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में जाएंगे। सही है, आप सेटिंग्स में गए, आप सबसे नीचे आएंगे, आपको सबसे नीचे क्या दिखेगा, डेवलपर सेटिंग्स। सही है, आप डेवलपर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। डेवलपर सेटिंग्स के बाद अब आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे तीन चीज़ें दिख रही हैं, गिटहब एप्स, ओऑथ और पर्सनल एक्सेस टोकन। तो आप पर्सनल एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे। सही है, पर्सनल एक्सेस टोकन के सामने बराबर में आपके पास क्या क्या लिखा हुआ है, जनरेट न्यू टोकन। अब आप जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पासवर्ड के लिए मांगेगा, कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई इस टोकन का नाम क्या रखूं। मैं उसको बोल देता हूँ सफ़ा टोकन। उसके बाद आपसे पूछता है कि इसको एक्सपायर करना है। सही है, हो सकता है आप चाहते हो कि सिर्फ ये 30 दिन के लिए मुझे काम होगा इसका, या 2 महीने के लिए काम होगा, या इसके बाद आपके पास एक और एक फैसिलिटी होती है, नो एक्सपायरेशन। इसको कभी डिलीट मत करना। सही है, आपने इसको नो एक्सपायरेशन किया। उसके बाद पूछता है कि सिलेक्टेड स्कोप, कि आप इस टोकन के थ्रू क्या क्या आप पावर देना चाहते हो, मतलब जिसके पास से टोकन होगा उसके पास क्या क्या पावर होगा। तो जनरली अभी आप इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो सबसे ऊपर ऊपर वाले ये चेक बॉक्सेस हैं, आप इसको सिर्फ क्लिक करते जाएं। सही है, आप पूरे क्लिक कर दें। उसके बाद आप क्या क्लिक करें, जनरेट टोकन। आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपका ये टोकन बन जाएगा। सही है, अब ये जो टोकन आपका बना है ना, इसको आप अपने पास सेव करें, क्योंकि ये आपको एक ही दफ़ा दिखता है। अभी मैं इसको पेज को रिस्टार्ट कर दूंगा, ये फिर चला जाएगा। सही है, तो इस टोकन को अब इस्तेमाल कैसे करना है, अब ये सवाल है। आप क्या करते हैं, इसको अपने पास कहीं सेव कर लेते हैं सबसे पहले। अब आपके पास सोचेंगे, आपके पास एक प्राइवेट रेपो है, आपके पास एक प्राइवेट रेपो है। सही है, अब प्राइवेट रेपो आपकी हमेशा पासवर्ड मांगेगी, आराम से आपकी अपलोड नहीं होगी, मसले मसाइल करेगी। उसका सबसे आसान तरीका यह होता है कि आपको याद है स्टेप जब हम गिट ऐड ओरिजिन कर रहे थे, जब मैंने कहा कि हम अपने गिट को गिटहब से कनेक्ट कर रहे हैं, याद है? उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम रेपो खोल ही देते हैं। जैसे कि अब ये एक रेपो है, एटलिस। सही है, ये एक प्राइवेट रेपो है। अब ये नॉर्मली आपके पास आएगी नहीं। आप सबसे पहले क्या करते हैं कि इसकी ये वाली कमांड कॉपी करते हैं। अब ये रेपो बनी हुई है, इसमें फाइलें हैं, इस वजह से वो गिट ऐड ओरिजिन वाली कमांड आपको नहीं बता रहा। सही है, मैंने ये लिंक कॉपी किया और मैं अपने टोकन वाली जगह पे गया। अब ये जो लिंक है ना, अब सारी गेम इसकी है। आपने ये टोकन कॉपी करना है, और जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना गिटहब, इस गिटहब के आगे आप @ लगाते हैं, और @ के पहले आप इस टोकन को पेस्ट कर देते हैं। अब आपकी लिंक कुछ ऐसी बनी कि HTTPS, ये :/ ये सब कुछ पहले से था। ये मैंने टोकन कॉपी कर दिया, टोकन कॉपी किया @github.com, और बाकी सारी लिंक बराबर चल रही है। अब ये जो लिंक है, अब ये आपका मेन लिंक है। अब इसके थ्रू आपकी प्राइवेट रेपो जो है वो भी डाउनलोड हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो विंडोज़ है जिनके पास, उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल क्या कर सकते हैं, अपना लॉगिन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? ये तब है जब आपका लॉगिन ना हो रहा हो किसी भी वजह से, तो आपको एरर देगी भाई मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ तो आपको क्या चाहिए होता है, टोकन। ये एक दफ़ा का काम होता है कि आप एक दफ़ा टोकन सेट कर देते हो अपनी रेपो में,
और उसके बाद आपका ये काम चल पड़ता है। इसमें बल्कि एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर आके हम लोग CMD खोलते हैं या गिट बैश खोल देते हैं, एक ही बात है। अब मैं लिखता हूँ गिट क्लोन। गिट क्लोन का मतलब पता है? गिट क्लोन का मतलब है कि एक रेपो है, मतलब एक एक आपके पास गिटहब पे कोई फाइलें हैं, मुझे वो फाइलें अपने कंप्यूटर पे चाहिए। बात समझ आ रही है? तो इसको हम किसके थ्रू लाते हैं फिर? गिट क्लोन। मतलब मैंने एक कोड लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मेरा कोड है, ये उठा लो। सही है, तो फिर आप वो कैसे उठाओगे? गिट क्लोन। गिट क्लोन के बाद आपकी वो लिंक, मेरी लिंक ये रही। सही है, मैंने ये लिंक कॉपी कर दी और मैंने एंटर दबा दिया, तो ये अभी डाउनलोड होना शुरू हो गया। हालांकि ये कौन सी रेपो थी? प्राइवेट रेपो थी। तो ये फ़ायदा है प्राइवेट रेपो का। एक काम करते हैं हम लोग ना, को क्योंकि ये विंडोज़ है, इसमें ट्राई करते हैं बगैर इसके टोकन के। हम दोबारा आते हैं गिटहब पे, हम ये लिंक दोबारा कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम गिट क्लोन करते हैं। अभी मैंने कोई भी टोकन शोकन कुछ भी नहीं लगाया, बस मैंने क्या किया है, इस लिंक को कॉपी किया है और मैंने पहले क्या लिखा हुआ है, गिट क्लोन। अब मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, अब मैं एंटर मार रहा हूँ, टोकन सेव हो गया मेरा। अभी इसमें मेरा असल में टोकन सेव हो गया है, तो अब उसको पता है कि ये टोकन जो है ये मेरा ही है, तो ये रेपो भी मेरी ही है। नहीं, वरना नॉर्मली क्या होता है कि आपको डाउनलोड करने नहीं देता, पहले आपसे क्या पूछता है, पासवर्ड बोलता है, एंटर पासवर्ड, आपके अकाउंट का पासवर्ड। आप अपने अकाउंट का पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद ये सारी डाउनलोडिंग शुरू होती है। अब जो विंडोज़ वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इशू नहीं होगा, इशू होगा उनके लिए जो बेसिकली लिनक्स वाले हैं। कोई लिनक्स एक ही है बस, तो ये टोकन वाला जो चक्कर है सिर्फ लिनक्स वालों को करना होता है, बाकी विंडोज़ वालों का आसान है। ये लिंक कॉपी करो, गेट क्लोन लिखो और डाउनलोड कर लो। बात समझ आ रही है? बहुत ईजी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन स्लो स्लो आ जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन एक बात है, जब तक रिएक्ट आपकी पहुंचती है ना, तो रिएक्ट में फिर आपके पास चॉइस नहीं है। अभी तो आप कोशिश करेंगे, बोलेंगे छोड़ो यार क्या ज़रूरत है इसकी, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। लेकिन जब आप गेट पे पहुंचेंगे, उस पर रिएक्ट पे पहुंचेंगे, तो गेट लाजमी है। उसकी वजह यह है कि गेट जो आप रिएक्ट की ऐप डिप्लॉय करोगे, यानी इंटरनेट पे ले जाओगे, वो किसके थ्रू ले जाओगे? गिटहब के थ्रू। अब वो आपकी वहाँ पे मजबूरी हो गई है, तो आप गिटहब को छोड़ नहीं सकते। आप इसमें थोड़ा टाइम लगाएं। ये पंखे चला दें, अब लाइट आ गई है। हमने कमांड से ही चलाई। हम एक काम करेंगे कि हम कल जो है, कल आप यहाँ पर तकरीबन सारे कंप्यूटर्स पे गिटहब इंस्टॉल्ड है, तो आप यहाँ पर पहले गिटहब जो है ना वो एक दफ़ा उस पर ट्राई कर लीजिएगा कि आपका सारा काम सही हो रहा है। अगर किसी को कोई एरर आ रहा होगा तो मैं उसको बता दूंगा। जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो अपने लैपटॉप्स ले आए, तो उनके लैपटॉप पे हम सेट कर लेंगे। सही है क्या? नहीं, आज क्लास है ना, पहला दिन फ्राइडे वाला दिन आपका थोड़ा थ्योरी का होता है। यार ये इसके भी बटन्स ओपन कर रहे हैं, सारे ही खोल दो। हाँ चल गए चल गए। लाइट खोल दें, हो जाते हैं बच्चे। फिर नज़र भी नहीं आता। सही है, तो ये छोटा सा गिटहब का आपके पास इंट्रोडक्शन था। सही है, एक अभी थोड़ा सा इसको आज इंट्रोडक्शन दे देते हैं,
एक और चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। और अब के बाद स्लो स्लो, जैसे मैंने बोला कि अब आप गिटहब की लिंक्स भी अपने असाइनमेंट में साथ लगाएंगे। उसके साथ साथ अब आप ये जो फाइल देते हैं ना index.html, तो ये बहुत तंग करती है, इसको डाउनलोड करो, सब करो। तो हम थोड़ा सा एक डेमो देख लेते हैं कि हम ये चीज़ ऑटोमेट कैसे करते हैं, यानी कि हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कैसे करते हैं। सही है। कुछ बच्चों ने यहाँ पे गिटहब पेजेस यूज़ किया हुआ है, तो गिटहब पेजेस भी सेम काम करता है। अगर आप गिटहब पेजेस यूज़ करना चाहते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, सही है। लेकिन नॉर्मली हम जो चीज़ फॉलो करते हैं उसकी वजह ये है कि हम उसी चीज़ को आगे भी फॉलो करेंगे रिएक्ट तक, सही है। उसकी कुछ और सर्विसेज भी हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे एज अ डेटाबेस। तो आपका अगर उससे ताल्लुक बनेगा तो आपको बाद में भी बहुत आसानी होगी। हालांकि गिटहब पेजेस भी सेम काम करता है, सही है। उस चीज़ का नाम है फायरबेस। कितनों ने फायरबेस का नाम सुना है? देखिए, फायरबेस एक कंपनी है जो कि एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनी थी, सही है। कुछ लोगों ने बनाई, एक स्टार्टअप था, लेकिन उसके बाद गूगल ने उसको खरीद लिया था, सही है। अब समझ रहे हैं कि गूगल ने खरीद लिया तो उस कंपनी की कुछ वैल्यू है, और गूगल ने खरीदने के बाद उसको और पॉपुलर कर दिया है, उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट लगाई, उसका और फंक्शनैलिटीज़ को बढ़ा दिया, और अब वो बहुत ज़बरदस्त एक वेबसाइट है। लेकिन गूगल के आने से एक और नुकसान हुआ कि उसने उसको पेड कर दिया है। उसकी कुछ सर्विसेज जो है ना, आप पैसे पे मिलती हैं, वरना पहले सब कुछ फ्री था, सही है। तो जिन्होंने बनाई थी उन्होंने जो सर्विस थी वो कम्प्लीटली फ्री दे दी थी। लेकिन जब गूगल ने ख़रीदा तो गूगल ने कहा मेरे पैसे कमाने हैं, तो गूगल ने उस पर थोड़ी सी पाबंदियाँ लगा दी हैं, लेकिन अभी भी कुछ हद तक वो मुफ्त ही है। और जितनी भी आपके पास कुछ एडवांस्ड आजकल एप्लीकेशंस बनती हैं उसमें ये चीज़ इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसके बड़े कमाल के फीचर्स हैं। तो ज़रा हम इसको आज देखेंगे। अच्छा, आपके पास अगर गूगल का अकाउंट है, मतलब जीमेल का अकाउंट है, तो आपके ड्राइव का अकाउंट है, जैसे आप गूगल क्लासरूम पे ऐड हुए होंगे, तो समझ जाए फायरबेस पर भी आपका अकाउंट ऑलरेडी है। देखिए, फायरबेस गूगल से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, वो एक ही सिस्टम है। तो सबसे पहले आके आप यहाँ पर लिखेंगे फायर बेस। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है firebase.google.com, जिससे पता लग रहा है गूगल की सर्विस है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम फायरबेस के मेन पेज पे आ गए। अब आपको नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ पे लॉगिन हुआ हूँ अपने अकाउंट से, गूगल के अकाउंट से। मेरा गूगल का अकाउंट है, सही है। तो आप इस पे गूगल के अकाउंट के थ्रू ही लॉगिन होते हैं या साइन अप होते हैं, आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। जब आप इधर लॉगिन हो जाते हैं तो आपको ऊपर ये वाला बटन दिखता है, इसका नाम क्या है? गो टू कंसोल। आप इस पर क्लिक करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखती है। अभी मेरे पास 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, प्रैक्टिस 1, एक्सप्रेस और माय फर्स्ट वेबसाइट। तो जब आप इस पे आएंगे तो आपको सिर्फ ये वाला बटन दिखेगा, ऐड प्रोजेक्ट वाला, क्योंकि आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ होगा। ये बात समझ आ रही है? आप इधर आके सिंपल क्या करेंगे, इस ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेगा आपको नाम क्या रखना है। हम्म, मैंने इसको क्या नाम दिया? डिप्लॉय साइट का मैंने इसको नाम दिया है। अब मैं इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। मैं इस पर कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि भाई मैं एनालिटिक्स लगा दूं। हमें कोई मसला नहीं है भाई, तुम लगा दो, कंटिन्यू, सही है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि मैं गूगल एनालिटिक्स का कौन सा अकाउंट बनाऊं। इस पे आप ये डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस ही आप सेलेक्ट कर लें और आप कर दें क्रिएट प्रोजेक्ट। जब आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अब ये आपका प्रोजेक्ट बना रहा है, ये लोडिंग कर रहा है। इस पे 2-3 मिनट लगेंगे, आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा अभी। लेकिन इसके साथ साथ अब आपको एक और चीज़ चाहिए। ये तो वेबसाइट है, अब वही गिटहब वाला काम है कि गिटहब जो है वो वेबसाइट है, तो उसके साथ हमें क्या चाहिए था? गेट। अच्छा, ये प्रोजेक्ट आपका रेडी हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी। आप कंटिन्यू पे क्लिक करें।
जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी बड़ी खूबसूरत सी। जब ये खूबसूरत स्क्रीन आपको नजर आ जाए तो समझ लेंगे आपका यहाँ पर काम मुकम्मल हुआ। आप गूगल पे आएंगे, गूगल पे आके आप लिखेंगे फायरबेस CLI। क्या लिखेंगे? फायरबेस CLI। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास नोड है? देखें इसको थोड़ा, या तो आप अपने पास कहीं पे लिख लें या मैं आज ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप इस वीडियो पे फॉलो ऑन कर दीजिएगा। सही है। तो हमें इस फायरबेस को इंस्टॉल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, उसको हम क्या कहते हैं? नोड। अब ये आपस में ना सब कनेक्टेड है। इसको ये ना समझेंगे ये एक डिप्लॉय करने के लिए हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। अभी जो आप ये नोड इंस्टॉल कर रहे हैं, इस नोड का आपके रिएक्ट के लिए लाजमी है। रिएक्ट तक जब आप पहुंचेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि अब आप नोड, गेट ये सब इंस्टॉल कर लें, इसके बगैर काम नामुमकिन है। तो अभी आप इसको नोड इंस्टॉल कर लें तो बहुत अच्छा है। आप गूगल पे आके सिर्फ लिखते हैं नोड। जब आप नोड लिखेंगे तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक लोगो बन के आ जाएगा। अब ये नोड क्या चीज़ है? नोड बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही है। सही है। नोड जावास्क्रिप्ट की ही एक किस्म है जो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सर्वर बनाने के लिए। और आप लोग ये पढ़ोगे, जब आप रिएक्ट पढ़ लेंगे तो आपको रिएक्ट के बाद किसका कोर्स है? नोड का कोर्स है, क्योंकि आपको सर्वर बनाने। सर्वर का किसी को आइडिया है? अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है? HTML CSS ये किस चीज़ का हिस्सा है? ये फ्रंट एंड का हिस्सा है। नोड किसका हिस्सा है? बैक एंड का हिस्सा है। प्योर बैक एंड है। नोड बैक एंड है। तो नोड बैकएंड है, तो इसको बैकएंड को बनाने के लिए, चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसके सॉफ्टवेयर की खुद की। तो जब आप गूगल पे सिर्फ नोड लिखेंगे तो सबसे ऊपर ऊपर आपको क्या दिखेगा? डाउनलोड। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलर के सामने से 32 बिट और 64 बिट कौन सा सिलेक्ट करें? 64 बिट। तो जब आप 64 बिट को क्लिक करेंगे तो ये इसको डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। जब ये डाउनलोड हो जाए तो आपको पता है क्या करना है? इसको क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 करना है और फिनिश कर देना है। बात समझ आ रही है? जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में डाउनलोड भी हो जाएगा, जब ये इंस्टॉल हो जाए तो कमांड प्रॉम्प्ट भी अब आपको ये याद हो गया होगा। आप यहां पर आकर लिखेंगे npm माइनस माइनस वर्जन। क्या लिखेंगे? npm माइनस माइनस वर्जन। जब आप ये कमांड लिखेंगे तो नीचे से कोई ना कोई आपको नंबर दिखाएगा। हो सकता है आपका नंबर मुख्तलिफ हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कोई नंबर आना चाहिए। सही। अगर कोई नंबर नहीं आ रहा और वो कहता है कि कैन नॉट फाइंड npm, तो उसका मतलब है कि आपने इंस्टॉल करने में गलती कर दी है। आप फिर इसको इंस्टॉल करें। बात समझ रहे हैं? जब नंबर आ जाए तो समझ जाएं कि आपने इंस्टॉलेशन सही कर दी है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? आपको क्या इंस्टॉल करना है? नोड। और नोड की लिंक हम आपके वो यहां पे दे देते हैं। सही है। दूसरी स्टेप क्या है? चेक इफ नोड इज इंस्टॉल्ड बाय, कौन सी कमांड लगानी है? npm माइनस माइनस
वर्जन। इसको थोड़ा सा हम बेटर कर लेते हैं। सही है। अच्छा, जब ये हो जाए उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप में हम ये वाली कमांड चलाएंगे। ये कमांड क्या कह रही है? npm इंस्टॉल फायरबेस टूल्स। अब ये फायरबेस टूल्स जो हैं, ये फायरबेस के बेसिकली कुछ फीचर्स हैं जो आप इसको कमांड लाइन के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। आपने ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आप जब का आपका नोड हो जाए तो सिंपल आपने क्या कर देना है, ये कमांड चला देनी है। आंखें बंद करके कमांड चला दो। मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारे पास ये ऑलरेडी है। यहाँ पे कोई नंबर आया, इसका मतलब है कि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और मुझे पता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्योंकि आपसे पहले के 2 बैचेस हैं, उन्होंने भी ये काम सेम किया हुआ है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे हमने कमांड्स भी लिख दी हैं। जब आप ये कर लेंगे तो आपके पास ये वाली कमांड चल जानी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप ऐसी इस तरह की कमांड जो है कमांड प्रॉम्प्ट में चलाते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट में एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जब कोई चीज़ इंस्टॉल कर लें तो आपके पास जो कमांड प्रॉम्प्ट खुले हुए हैं ना, पहले उन सबको बंद करें और उसका एक नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलें। अगर आप इंस्टॉल करने के दौरान अगर कोई आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ था और आपने फिर जाके उसी में ही कमांड चलाई, तो आपको क्या बोलेगा? ये कमांड मेरे पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा नहीं चलाया। ये बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। उनका सही इंस्टॉल हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन ऐसे ही जैसे अब मेरा यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है, मेरा ऐसे ही खुला हुआ था और जब मैंने इंस्टॉल किया और मैं डायरेक्टली यहाँ पे आया, मैंने कमांड लिखी तो वो नहीं चलती। बात समझ आ रही है? तो ये इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो पहली कमांड क्या है? नहीं, पहली कमांड ये तो नहीं थी। पहला स्टेप क्या था? नोड इंस्टॉल किया। दूसरा स्टेप क्या था? npm माइनस माइनस वर्जन। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप क्या था? तीसरे स्टेप में हमें ये वाली कमांड चलानी है, npm इंस्टॉल -g फायरबेस टूल्स। अब यकीनन आपको इस स्टेप तक पहुंचते पहुंचते बड़े मसले मसाइल होंगे। सही है, क्योंकि आधे बच्चे अभी ध्यान नहीं दे रहे। सही है, आधे बच्चे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, वो इधर उधर देख रहे हैं। अब फिर यही बच्चे आके मुझे फिर आके बोलेंगे सर ये मेरी कमांड नहीं चल रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा। सही है, तो जब एक चीज़ बताई जा रही है तो कम से कम आप तब सुन लें, आपको खुद को दुश्वारी से आपको दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है, बातें आप कर लें, आपके पास पूरा टाइम होगा, आप बैठे रहें यहाँ पे, मैं भी बैठा रहूँगा, कोई मसला नहीं है, बातें कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ जब बताई जा रही है तो तब सुन लें, आपको खुद परेशानी होगी, आप घर जाके भूल जाएंगे कि क्या चीज़ कब कैसे करनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपको नोड इंस्टॉल करनी है, ये मैं शेयर कर दूंगा। इसमें मैंने लिंक भी दे दी है। आपको बस ये नोड डाउनलोड करना है और जिस तरीके से गेम इंस्टॉल होता है वैसे ही इसको इंस्टॉल कर देना है। कोई चीज़ नहीं देखनी, इधर उधर नहीं पढ़ना, बस क्या क्या दबाना है, नेक्स्ट। और जब तक आपके पास फिनिश लिखा नहीं आता, उसके बाद आपने ये कमांड चला के चेक करना है कि आपके पास सब कुछ सही इंस्टॉल हुआ या नहीं। लेकिन ये बात मैंने बताई कि जब ये चीज़ इंस्टॉल हो जाए तो जितने कमांड प्रॉम्प्ट खुले हुए थे सबसे पहले उनको बंद करो, फिर दोबारा से खोलो, फिर ये कमांड चलाओ। जब ये कमांड चल जाए तो आप ये वाली कमांड चलाओगे। यहाँ पे बेसिकली ज़रा सोचेंगे आप कर क्या रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट तीसरी कमांड चलाएंगे, आप बोलेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है, मैं डायरेक्टली फायरबेस क्यों ना इंस्टॉल करूँ, क्योंकि हमारा काम किस में है, फायरबेस में। तो आप देख रहे हैं पहले पहले क्या लिखा हुआ है, npm, यानी कि आप इसको इंस्टॉल किसकी मदद से कर रहे हैं, नोड से। आप नोड की मदद से इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जब आप नोड को इंस्टॉल ही नहीं करेंगे तो आपके पास ये कैसे चलेगा? बात समझ रहे हैं?
तो एक दफ़ा ये कमांड चल जाएगी तो आपके पास जिस कमांड के पास आपको जाना है वो कमांड है फायरबेस -- वर्जन। अब इसके चलाने के बाद भी आपको क्या एक नंबर रिसीव होगा। जब एक नंबर आ जाए तो ठीक है, जब लिखा आ जाए कैन नॉट फाइंड दिस कमांड मतलब आपने क्या गड़बड़ की है लाइन नंबर 3 में। जब ये हो जाए तो अब आपके पास एक और स्टेप रह जाता है, इसमें आप करते हैं फायरबेस लॉगिन। आप क्या दबाते हैं, फायरबेस लॉगिन। ये आपको एक दफ़ा ही करना है। तो जब आप फायरबेस लॉगिन को प्रेस करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में और एंटर दबाएंगे तो बेसिकली ये क्या करता है, ये आपको आपके अकाउंट पे लॉगिन करता है। सही है। यहाँ पे अभी इसने मुझे लॉगिन क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने बोला ऑलरेडी लॉग्ड इन। वरना ये क्या करता है कि आपका ब्राउजर खोलेगा और आपको कहेगा कि आप अपने गूगल का अकाउंट खोलो। आप अपने गूगल का अकाउंट खोलोगे, आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो ये आपको बोल देगा कि आपने साइन इन कर लिया है। सही है। जब ये आपने काम कर लिया यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं। अब ये एक खाली फोल्डर है, इसमें कुछ भी है। इस फोल्डर में आप आके आपको एक कमांड चलानी है। वो कमांड आपके लिए फिर यहाँ लिख लेते हैं। वो कमांड क्या है, फायरबेस फायरबेस इनिट। इनिट का मतलब है इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, शुरू करना। जब आपने फायरबेस इनिट इनिट ये मैं किस फोल्डर में कर रहा हूँ, जिस फोल्डर में मेरी वेबसाइट होगी। सही है। पहले कोशिश कीजिएगा कि इस फोल्डर में कुछ भी ना हो, उसकी वजह आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगी। सही है। पहले कोशिश करेंगे खाली फोल्डर बनाए और उसके अंदर क्या आपको कमांड चलानी है, फायरबेस इनिट। फायरबेस इनिट पे हम चलाते हैं। जब आप फायरबेस इनिट करेंगे तो आपसे क्या पूछ रहा है, आर यू रेडी टू प्रोसीड। तो आप क्या दबाओगे, वाई एंटर। जब आपने ये कर लिया तो अब आपके पास बहुत कुछ लिख के आ गया है। सही है। लेकिन मसले वाली बात नहीं है। आप अपने एरो की से आप नीचे आए, आपको दिख रहा है ये बीच में लाइन में ये बदल रहा है। अभी किस पे खड़ा हुआ है ये, रियल टाइम डेटाबेस। मैं ऊपर गया, अब किस पे आ गया, रिमोट कॉन्फ़िग। अब मैं ऊपर गया, किस पे आ गया, एम्यूलेटर। अब किस पर है, अब किस पर है, होस्टिंग। और डिप्लॉय करने का दूसरा नाम क्या होता है, होस्टिंग होता है। हमें चाहिए यही, लेकिन इसमें एक मसला है। होस्टिंग के आगे क्या लिखा हुआ है, सेटअप। मतलब ये वाली होस्टिंग नहीं चाहिए। अभी मुझे गिटअप के साथ कुछ भी नहीं करना, तो मैं ऊपर और जाऊंगा। अब क्या लिखा हुआ है, होस्टिंग दोबारा लिखा हुआ है, लेकिन आगे कुछ बदल गया, कॉन्फ़िगर फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग। इस पे आपने दबाना है स्पेस बार। याद रखिएगा क्या दबाना है, एंटर दबाएंगे सारा प्रोसेस फिर बंद हो जाएगा। आपको फिर दोबारा से फायरबेस इनिट करना पड़ेगा। ये ख्वारी मैं खुद भी बहुत दफ़ा करता हूँ, सही, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि क्या दबाना है, स्पेस बार। तो आपने स्पेस बार दबाया तो देखें यहाँ पे ग्रीन हो गया और स्टार बन के आ गया। सही है। मतलब आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया। अब आपको क्या दबाना है, एंटर। आपने एंटर दबाया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि किस प्रोजेक्ट में मैं ये सेटअप करूं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या न्यू प्रोजेक्ट। याद है अभी हमने सबसे पहले क्या बनाया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था फायरबेस के अंदर। तो मैं यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे एंटर दबाऊंगा और ये देखें डिप्लॉय साइट 1, ये अभी हमने आपके सामने बनाया था शुरू में। हमने फिर इस पे एंटर मारा। अब ये पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू यूज योर पब्लिक डायरेक्टरी। सही है। अंग्रेजी में कुछ ना कुछ पूछ रहा है, लेकिन आपने दिमाग नहीं चलाना, बस क्या दबा देना है, एंटर।
उसके बाद बोल रहा है कन्फ्यूगर एज ए सिंगल पेज ऐप। उसके बाद आपने इस पर दबाना है वाई यानी यस, मेरी सिंगल वेब पेज है और मैंने एंटर दबा दिया। अब कह रहा है सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड्स एंड डिप्लॉय विद गिटहब। अभी आपको इस टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या दबा दोगे, नो यानी कि एन, और आपने दबा दिया एंटर। और आपका फाइनली वो क्या बोल रहा है, फायरबेस इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। ठीक है, जब ये कंप्लीट हुआ तो हम अपने फोल्डर में वापस जाते हैं। तो क्या ये फाइलें पहले थी, ये बिल्कुल ही ये खाली फोल्डर था। अब हमारे पास इसमें खुद ब खुद कुछ फाइलें आ गई हैं, सही है। अब आप पब्लिक के फोल्डर में जब आप जाएंगे तो आपको क्या बनी हुई दिख रही है, index.html। ये इसने खुद बनाई है, हमने नहीं बनाई है। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आपने जो अपनी वेबसाइट की फाइलें कहाँ रखनी है, इधर, और किसकी जगह पे, index.html। हम एक और फोल्डर बनाते हैं, सही है, और हम लोग इस और फोल्डर में जाते हैं जो हमने काम किया था लास्ट टाइम। मैंने ये जो इसने index.html बनाई थी, मैंने उसको डिलीट कर दिया। और ये मैंने एक आपकी क्लास जो लास्ट टाइम हमने ली थी layout.html के नाम से, मैंने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, index.html। कहानी समझ आ रही है, सही है। अब मैंने अपनी फाइलें इस पब्लिक के फोल्डर में रिप्लेस कर दी हैं, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जो आपकी मेन फाइल है उसका नाम मैंने क्या रखना है, index.html। लाजमी, अगर आप index.html नहीं रखेंगे तो वो उसको रीड नहीं करेगा। अब इस फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट मैंने गलती से बंद कर दिया है, तो इस फोल्डर में मैंने कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा खोलना है। अब मैंने क्या लिख देना है, फायरबेस, कौन सी कमांड है, फायरबेस डिप्लॉय। लेकिन हम इस फाइल में वापस आएंगे और अब आपकी कमांड हम जो चलाने लगे हैं वो कौन सी है, फायरबेस डिप्लॉय। अब फायरबेस डिप्लॉय पे मैंने मार दिया एंटर। अब ये क्या बोल रहा है आपको, डिप्लॉइंग टू डिप्लॉय साइड 1। ये आपकी फाइलें अपलोड कर रहा है और अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है। अब यहां पर आके इसने होस्टिंग यूआरएल दे दी है, क्या दे दिया, होस्टिंग यूआरएल। ये दिख रही है सबको, अब इसको हम सिंपली यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉपी। हम अपने ब्राउजर में आते हैं और इस कमांड को हम बेसिकली, अगर आप इस कमांड को, इस यूआरएल को देखेंगे ना, तो इसके अंदर ये पहला वाला नाम आप ही का है जो आपने अपने प्रोजेक्ट का रखा था। मैंने क्या रखा था, डिप्लॉय साइड 1। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डॉट वेब डॉट ऐप, ये हमेशा रहता है, डॉट वेब डॉट ऐप। और उससे पहले HTTPS, ये तो आपको तकरीबन दुनिया की हर वेबसाइट पे दिखता है, सही है। और इसका मतलब क्या है ये हम बाद में देखेंगे जब आप सर्वर पढ़ रहे होगे। जब आप सर्वर पढ़ोगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। जब आप एंटर, हम इसको प्रेस करेंगे तो ये उस दिन वाली जो अब हमारी वेबसाइट है अब हमारे पास डिप्लॉयड है। अब ये आप लोग अपने मोबाइल्स में, अपने लैपटॉप्स में कहीं भी जाके ये लिंक खोलेंगे तो आपके पास खुल जाएगी। ना सिर्फ ये वेबसाइट अब डिप्लॉयड है, और ये HTTPS भी है। अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो ये क्या बोल रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। इसको हम कहते हैं SSL, क्या कहते हैं। तो यानी कि आपके पास अब एक फुल फ्लैज वेबसाइट अवेलेबल है, सही है। शुरू के कुछ स्टेप्स मुश्किल थे, शुरू के कुछ स्टेप्स थोड़े तवील हैं, दिमाग खाने वाले, लेकिन एक दफ़ा वो आप पहले वाले स्टेप्स कर लेंगे तो उसके बाद क्या है, फायरबेस इनिट और उसके बाद फायरबेस डिप्लॉय। अब इसमें एक सवाल बनता है, सवाल क्या बनता है कि ये मेरी फाइल है। अब मुझे याद आया कि यार मैंने एक गलती कर दी है। मैं अपनी HTML में गया, मुझे याद आया कि यार ये ARY न्यूज़ नहीं लिखना था, बल्कि क्या लिखना था,
फर्ज करें हमने लिख दिया जियो न्यूज, सही है। अब मैंने सेव तो कर दिया, अब क्या लिखे ना उधर फायरबेस के लिंक में भी मुझे ये चेंज मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ARY, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है ARY, यानी कि तब्दीली तो नहीं आई। अब ये कैसे होगा, तो आप दोबारा उस कमांड प्रॉम्प्ट में आए, और ये कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ खुला हुआ है, आपके यहाँ पे जो ये आपने फोल्डर बनाया था याद है, इसमें आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है। आप सिंपल इसमें आके दोबारा क्या लिख दोगे, फायरबेस डिप्लॉय, सही है। तो आपने लिखा फायरबेस डिप्लॉय और मैंने बस एंटर मार दिया और कुछ भी नहीं किया, हालांकि ये वही कमांड है जो मैंने पहली दफ़ा चलाई थी, सही है, डिप्लॉय करने के लिए। अब ये दोबारा से क्या कह रहा है, एडिंग फाइल्स, अब इसने क्या कर लिया, डिप्लॉय कंप्लीट। अब इधर हम वापस आते हैं और इसको हम रीलोड करते हैं। अब इधर गौर करें यहाँ पे क्या आ गया है, सही है। इसका मतलब है आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, कोई भी आपके वेब पेज में चेंजिंग आनी है, तो सिंपली आपने उस फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और क्या चला देनी है, फायरबेस डिप्लॉय। तो ये बेसिकली आपका फायरबेस है। जितना भी आप फायरबेस पे काम करेंगे वो ऐसे ही करेंगे। अब आपको ये वाला काम सीखना है, आपको इंस्टॉल करना है। हम दोबारा से रिकॉल करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, नोड है। दूसरा स्टेप क्या है, आपने वर्जन चेक करना है। आपको एक मैं बात बता देता हूँ, npm हो या कोई भी कमांड हो, उसका अगर आपको टेस्ट करना है कि मेरे पास सही इंस्टॉल है कि नहीं, तो आप उसका नाम लिखें, स्पेस दें और क्या लिख दें, माइनस माइनस वर्जन। ये बेसिकली चेक करने का एक तरीका है कि क्या ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है, सब सही है, सही है। आपको फायरबेस चेक करना है, आप लिखें फायरबेस स्पेस माइनस माइनस वर्जन, सही है। तो आपने npm चेक कर लिया, npm का नंबर आ गया, मतलब npm इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आप एक कमांड चला रहे थे, npm इंस्टॉल -g फायरबेस डैश टूल्स। वो कमांड आपके पास उस फोल्डर फाइल में है, आपने ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, उसको कॉपी करना है और इंस्टॉल कर देना है, सही है। आपकी वो इंस्टॉल हो जाएगी। जब वो इंस्टॉल हो जाएगी तो पहली कमांड क्या चलानी है, फायरबेस लॉगिन। इनिट से पहले आपकी एक दफ़ा चलेगी लॉगिन, क्योंकि याद है आपके पास फायरबेस है, सही है। ये जो आपने चीज़ इंस्टॉल की है, कहाँ इंस्टॉल की है, अपने कंप्यूटर पे। तो आपके कंप्यूटर पे जो फायरबेस है उसको कैसे पता लगेगा कि आप कौन से यूज़र हो, उसके लिए आपको क्या करना ज़रूरी है, फायरबेस लॉगिन। जब आप लॉगिन करोगे तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा जी आप कौन हो। जैसे गेटअप पूछ रहा था हु आर यू, ये वही सेम चक्कर है। आपने फायरबेस लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, फायरबेस इनिट। फायरबेस इनिट के बाद आपने क्या करना है, फायरबेस डिप्लॉय। फायरबेस इनिट का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब वो इस पे आपकी वीडियो पे रिकॉर्डेड है। और दूसरा, आपको उसको थोड़ा सा स्लो स्लो ध्यान से चलना है, वरना अगर आप उसको थोड़ी सी तेज़ी करेंगे, एक भी चीज़ आगे पीछे हुई तो दोबारा सारा काम वापस। बात समझ रहे हैं। तब करना पड़ता है जब आप एक न्यू वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको फायरबेस इनिट करना है, सही है। आप फायरबेस इनिट भी करेंगे, आप नया प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। अगर आप नई वेबसाइट बना रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है उसके लिए नया प्रोजेक्ट बनाओगे। पहले प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाओगे, फायरबेस की वेबसाइट पे। सबको क्लियर है ये बात। इस वीक में आप ये चीज़ ट्राई करेंगे और अपनी कोई भी लैंडिंग पेज, कोई भी अपनी, जैसे वो चेस बोर्ड था या यही वाला जो काम है, आपने बेसिकली कहाँ पे अपलोड करना है, फायरबेस। ताकि अब जब भी अब आप कोई हमें कोई असाइनमेंट सबमिट कराएं, तो असाइनमेंट के साथ अब उसकी फायरबेस की यूआरएल लाजमी है, सही है। अब आपके असाइनमेंट भी फिर बहुत तेज़ी से चेक हो जाएंगे और आसानी से चेक हो जाएंगे, क्योंकि अब मुझे उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नई नई फाइल भी। डिस्क्रिप्शन में या उसके फाइल के अंदर कमेंट कर दो। एक मिनट, वैसे नहीं होता, आई थिंक उसके बाद ऑप्शन आता है साइड में ऐड लिंक का। आप मल्टीपल फाइल्स ऐड, नहीं आप मल्टीपल फाइल्स ऐड कर सकते हैं, उसको वेबसाइट पे होता है क्या। हाँ, अभी वो उस पे आते हैं। तो पहले ये ज़रूरी था, तो फायरबेस
आप कहीं से भी डिप्लॉय करें, बस आपको ब्राउजर पे अपना फायरबेस का अकाउंट खोलना होता है। गिटहब पेजेस पे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर्च, देखिए प्रॉब्लम यह है कि आगे जो रिएक्ट आएगी ना, तो रिएक्ट में हमें फायरबेस इस्तेमाल करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले फायरबेस से थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि रिएक्ट ऑलरेडी बहुत मुश्किल है। अगर रिएक्ट के साथ में ये सारे भी जो छोटे मोटे चौंचले हैं ना, ये मैंने तब पढ़ाने शुरू किए ना, तो आप रिएक्ट में बिल्कुल ही बैठ जाओगे। तो रिएक्ट खुद एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो उसके साथ साथ अगर आप ये छोटे मोटे जो चीज़ के सपोर्ट में चीज़ें हैं ये पहले सीखते चलोगे ना, तो आपको उसका इम्पैक्ट हल्का लगेगा। सही है। अगर वरना सारी चीज़ें मैं एक साथ भर दूंगा ना, कि गिटहब भी तब पढ़ा लिया, फायरबेस भी तब पढ़ा लिया, सही है, तो तब लिंक्डइन भी सब कुछ तब करा लिया, तो आप बोलोगे पता नहीं क्या हो गया। सही है। अचानक बच्चों वाली स्लाइड से निकाल के वो पहाड़ से नीचे छलांग मार दी, तो आप सब परेशान हो जाओगे। ठीक है। तो स्लो स्लो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, थोड़ा सा आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है आपका। पहले आपने सिंपल सी आपने चीज़ की थी, सही है, HTML पढ़ा, उसके बाद आपने CSS पढ़ा, उसके बाद आपने सिंपल सा आई थिंक लिंक्डइन पढ़ा था। लिंक्डइन आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा। तो ये सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं कोर्स के साथ साथ आपको पढ़ाते हैं हम लोग। ताकि क्यों, क्योंकि अभी इस कोर्स में आपके CSS के कोर्स में आएगा बूटस्ट्रैप 5। अब अगर आपके पास बूटस्ट्रैप 5 है और उसके साथ साथ आपके पास फायर बेस है, ये दोनों चीज़ों की जो पावर है ना, वो ऐसी है कि आप मार्केट में जाके वेबसाइट बेच सकते हैं। क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने बेसिकली बूटस्ट्रैप 5 से बनाया है और डिप्लॉय कहाँ किया हुआ है, फायरबेस पे। उसकी वजह ये है कि फायरबेस पे अब हमने फर्ज करेंगे ये बनाया था अपना प्रोजेक्ट, सही है। अब आपने ये फायरबेस पे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट वगैरह कर दी है, सही है। ये आपको बता रहा है कि जी आपकी ऐप कुछ ना कुछ डिप्लॉयड है, वरना पहले ये नहीं आता, सही है, होस्टिंग में। लेकिन आप यहाँ पे गौर करके देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ऐड कस्टम डोमेन। इसका मतलब है कि आप 1100 रुपये की डोमेन खरीदें, सही, कोई भी .com की डोमेन आप खरीदें और आप उसको आके यहाँ पे लगा दें। बहुत सिंपल है, आप ऐड कस्टम डोमेन करें, आपको ये पूरा ना ऊपर से सब कुछ बताता है कि क्या करना है। पहले आपसे पूछेगा भाई मुझे डोमेन बताओ, आप नेक्स्ट करते हो, फिर उसके बाद आपको पूरा स्टेप बताता है कि अपने डोमेन के सर्वर पर जाके ये चीज़ ऐड कर दो और यहाँ पर आके नेक्स्ट कर दो। आपको ये पूरे 2 स्टेप्स बताता है। आप उसके बाद क्लिक करते हैं और आपकी सारी की सारी वेबसाइट किस पे आ जाती है, एक डोमेन पे। किसी को पता ही नहीं चलता कि पीछे बेसिकली आपने किस पे डिप्लॉय की हुई है, फायरबेस पे। और उसको चेंज करना भी कितना आसान है कि आपने फायरबेस डिप्लॉय किया और आपकी वेबसाइट चेंज, और उस डोमेन पे चेंज हो जाती है। मतलब फर्ज करें आपने डोमेन, मेरे पास एक डोमेन था गैजिटैग। अब एक गैजिटैग एक डोमेन है, सही। अब गैजिटैग डोमेन पे मैंने एक फर्ज करें वेबसाइट लगाई हुई है। अब वो वेबसाइट में मैं फायरबेस डिप्लॉय करता था ना, वो थी फायरबेस पे, लेकिन मैंने क्योंकि उसमें कस्टम डोमेन लगाया हुआ था तो किसी को पता नहीं चलता था ये किस पर है, फायरबेस पर है, सही है। तो बेसिकली फायरबेस और CSS और बूटस्ट्रैप के पढ़ने के बाद आपके पास इतनी एक स्किल आ जाती है कि आप मार्केट में जाके किसी को भी कह सकते हो कि आप उसके लिए वेबसाइट्स बना सकते हो। हाँ, नहीं, उसकी ये शिकायत होती है कि आपने फ्री सर्वर इस्तेमाल किया है। उसका काम बिल्कुल होता है, लेकिन जो गोरा क्लाइंट होता है ना, वो उसको बड़े तशवीश होती है कि क्योंकि मुफ्त है तो ये क्रैश तो नहीं करेगा। क्योंकि बहुत परफेक्ट है, बेहतरीन है, लेकिन वो बस उनके अंदर एक इनबिल्ट डर है कि यार ये मुफ्त चीज़ है तो ये ख़राब हो जाएगी, फिर वो आपको बोलेगा EC2 में करो। हम्म, और भी बहुत कुछ है। अगर आप इधर बिल्ड पे क्लिक करोगे तो ये सब कुछ देख रहे हैं आप, ये सारी फायरबेस की सर्विसेज हैं। सबसे पहली सर्विस क्या है, ऑथेंटिकेशन। सबसे बेहतरीन सर्विस है ये। आपको ऑथेंटिकेशन का खुद कोई सिस्टम नहीं बनाना पड़ता। ईमेल और पासवर्ड लॉगिन, ठीक है। उसके बाद वन वन की लॉगिन,
जैसे कि गूगल का बटन बना हुआ होता है, आप गूगल पे क्लिक करते हो, आप गूगल के थ्रू लॉगिन हो जाते हो या साइन अप हो जाते हो। वो बड़ा कितना बेहतरीन सिस्टम होता है। आपको ये काम अपनी वेबसाइट पे करना है ना, आप फायरबेस के थ्रू बड़े आसानी से कर सकते हो। फायरबेस आपको सारी मतलब एक तरह से वन स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि ये करो ये करो ये करो, ये कोड चिपका दो, पूरे पूरे कोड दे रहा होता है, ये जाके चिपका दो। आप वो चिपका देते हो, आपका बटन आ जाता है, उस पर बटन पे कोई भी क्लिक करता है तो वो बेसिकली तो गूगल के थ्रू लॉगिन हो जाता है। गूगल, फेसबुक, गिटहब, लिंक्डइन ये सब की प्रोवाइड करता है। सही है, एक ही जगह पे ऑथेंटिकेशन का ऑप्शंस देता है। उसके बाद ऐप चेक है। ऐप चेक बेसिकली इनका छोटा सा डैशबोर्ड है कि आपकी ऐप की जो हेल्थ है वो कैसी जा रही है, क्या हो रहा है। उसके बाद फायर स्टोर डेटाबेस है। अब ये डेटाबेस सिस्टम्स है। अब डेटाबेस सिस्टम्स को इंस्टॉल करना, डिप्लॉय करना बड़ा मुशक्क़त का काम है। तो ये बेसिकली क्या कहता है कि ना आपको डिप्लॉय करना है अपना डेटाबेस, ना उसको मेंटेन करना है, वो सब कौन करेंगे? हम। आपको सिर्फ हमारा सॉफ्टवेयर उठाना है और हमारा डेटाबेस इस्तेमाल करना है। तो ये फायर स्टोर इनका डेटाबेस है, ये आप लोग पढ़ोगे नोड में। हम इसको इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे ये कैसे इस्तेमाल होता है, और हम इससे कस्टम ऑथेंटिकेशन भी बनाएंगे। मतलब हम बोलेंगे कि हम ज़रूरी थोड़ी है कि हम फायरबेस का ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज़ करें, क्योंकि आपको क्लाइंट बोलेगा कि आप सारे आईडी पासवर्ड किसको दे रहे हो? गूगल को। तो बोलेगा मैं तो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे डेटाबेस में सेव हो। तो बेसिकली फायर स्टोर पे हम लोग ये सीखेंगे कि एक डेटाबेस में कैसे आपका ईमेल पासवर्ड सेव होता है। उसके नीचे एक और क्या है, रियल टाइम डेटाबेस। ये बहुत एक कमाल की सर्विस है जो कि बेसिकली फायरबेस देता है। इसके थ्रू आप टेक्स्ट मैसेजिंग एप्स बना सकते हैं। मैसेजिंग एप्स क्या होती हैं कि आपके पास अब मैसेंजर है, सही है, व्हाट्सएप है। तो अब आप देखते हैं कि आप मैसेज भेजते हैं, अगले बंदे के पास चला जाता है, फिर वो मैसेज भेजता है, आपके पास आ जाता है। बहुत एक रियल टाइम काम हो रहा होता है, सही है। तो ये किसके थ्रू हो रहा होता है? रियल टाइम डेटाबेस। और ये इतना पावरफुल है कि आपके पास फर्ज करेंगे कोई भी चेंज हुआ, मतलब मैंने स्टेटस लगाया, सही है, और आपके पास सबके पास मेरी वेबसाइट खुली हुई है मोबाइल्स पे, तो बिना रीलोड किए, मतलब आपके पास बस खुली हुई है सामने, और मैंने यहाँ पे स्टेटस पोस्ट किया ना, तो आप सबके स्क्रीन पे यूँ दिख जाता है बिना कुछ भी रीलोड किए। बात समझ आ रही है? तो ये किसका काम है? रियल टाइम। लेकिन ये अब हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि 1000 रोज़ पूरी होने के बाद गूगल बोलता है लाओ भाई पैसे दो, सही है। तो रियल टाइम अब हम ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं करते। अगर आपका छोटा मोटा काम है जो आपको लग रहा है कि 1000 रोज़ में पूरा हो जाएगा, तो आप इसको इस्तेमाल कर लें, वरना आप इसको छोड़ दें। क्या नहीं, वो फिर मसला हो जाता है ना, कोई एक आप सस्टेनेबल किसी का काम नहीं कर सकते ना। वो इसके अलग अलग प्राइसिंग स्कीम्स हैं, हर एक सर्विस की अलग अलग एक प्राइस कार्ड है। नहीं, लाइफ टाइम नहीं है, पर आवर होता है। किसी का पर आवर है, किसी का पर डेटा है, किसी का पर रिक्वेस्ट है। सबके अलग अलग इनके प्राइसिंग मॉडल्स हैं। इसके बाद आपके पास एक स्टोरेज है। अब स्टोरेज में क्या है कि अब आपके पास इमेज सेव करवानी है, तस्वीरें सेव करवानी है। अब आप वो कहाँ सेव करवाओगे? तो उसके लिए वो आपको क्या देता है? स्टोरेज। वैसे स्टोरेज की जो सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है वो है S3 बकेट। नाम सुना है? अमेजोन की है वो, अमेजोन S3। वो इमेजेस वगैरह, वीडियोस और इमेजेस आपकी वेबसाइट की सेव करने के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन अगर आप फायरबेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका स्टोरेज वर्जन देख सकते हैं। अब इसमें भी एक फ्री वर्जन होगा, आई थिंक 500 MB ये फ्री देता है, उसके बाद पैसे लेता है। तो वो आप चेक कर सकते हैं, ये बदलता भी रहता है, प्राइसिंग स्कीम इसकी बदलती रहती है। उसके बाद होस्टिंग है। होस्टिंग अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है। होस्टिंग इसकी वैसे फ्री है फिलहाल तो, वैसे फ्री टोटली फ्री नहीं है। इसकी रेंज है पर डे की, आई थिंक 10,000 यूजर्स पर डे आपकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं फ्री में। अगर 10,000 से ज़्यादा बढ़े तो आपसे क्या कहता है? पैसे दो। अब यकीनन शुरुआत में तो ऐसा कोई आपकी वेबसाइट होने होने से रही जो आप 10,000 यूजर्स आना शुरू हो जाएं, तो उसके लिए मोर देन इनफ है। आप किसी किराने वाले की यहाँ पे वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए भी मोर देन इनफ है। नहीं, एक दिन में उसके 10,000 से ज़्यादा यूजर्स नहीं आएंगे, इतनी गारंटी है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। इसके बाद है क्लाउड फंक्शंस। अब फंक्शंस बहुत एक पॉपुलर आजकल चल रहा है, इसको हम कहते हैं सर्वरलेस प्रोग्रामिंग। सर्वरलेस प्रोग्रामिंग क्या होती है कि आप सर्वर नहीं बनाते,
बल्कि जो आपकी फंक्शनैलिटी है वो कहाँ लिख देते हो, इधर आके। क्लाउड स्टोर फंक्शंस भी इसको कहते हैं, क्लाउड फंक्शंस भी इसको कहते हैं, फायर बेस्ड फंक्शंस भी इसको कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो उसके बाद अभी इन्होंने नई नई फैसिलिटी निकाली है, बिल्कुल नई नई, जिसका नाम क्या है, मशीन लर्निंग। सही है, ये कहते हैं कि हम सब करेंगे। सही है, सबका बिजनेस काट रहे हैं ये लोग। तो मशीन लर्निंग भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी है। हालांकि गूगल की खुद की बहुत बड़ी एक मशीन लर्निंग का एक सिस्टम है। सही है, जीसीपी का नाम सुना है? जीसीपी बेसिकली गूगल गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का शॉर्ट फॉर्म है। नॉर्मली ये जीसीपी इस्तेमाल होता है। जो भी क्लाउड के साथ काम करते हैं लोग, वो हमेशा जीसीपी बोलते हैं और AWS बोलते हैं और एज्योर बोलते हैं। आपको ये तीन नाम बहुत सुनने को मिलेंगे, एज्योर, जीसीपी और तीसरा AWS। AWS कौन है? अमेजॉन। सही है, इन सबसे जो टॉप मोस्ट है वो अमेजॉन है क्लाउड सर्विसेज में। सही है, ये जो आपने काम किया है ना, ये जो आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई है, ये कितना इस पर मिनट लगे? 15 मिनट लगे, वो भी मैं जब आप तब को आपको पढ़ा रहा था। अगर जब आपकी स्पीड बन जाएगी, तो अगर ये मैं अकेला कर रहा होता तो मुझे 4 मिनट लगते। 4 मिनट में ये डिप्लॉय हो जाती, ख़त्म हो जाता। लेकिन AWS जो है वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। वो मुझे भी 15 मिनट से 20 मिनट लगते हैं एक वेबसाइट को वहाँ पे डिप्लॉय करने पे। और उसको डायरेक्टली उस पर हमें ये भी नहीं मिलता। ये जो कनेक्शन सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है ना, ये बहुत बड़ी फटीक है, बहुत बड़ी फटीक है। अभी आपको इसके पीछे का साइंस नहीं पता ये क्या हो रहा है। तो जब आप AWS पे उसको डिप्लॉय करते हैं तो ये बेसिकली कनेक्शन सिक्योर नहीं आता, बल्कि लिखा गया आता है कनेक्शन इज इनसिक्योर। फिर आपको उसको सिक्योर बनाना पड़ता है। तो अब आप पूछ रहे होंगे फिर अमेजॉन क्यों? जब उधर इतनी ख्वारी है तो अमेजॉन क्यों? तो अमेजॉन का ये है कि अमेजॉन आपको पूरा का पूरा एक कंप्यूटर देता है। सही है, जिस तरीके से ये मेरा कंप्यूटर है, इसके अंदर क्रोम इंस्टॉल हुआ हुआ है, इसी तरीके से अमेजॉन आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर देता है। तो उसके अंदर आप किसी भी किस्म की वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट में AI लगी हुई है, आपकी वेबसाइट में कुछ भी लगा हुआ है, आप उसको, क्योंकि कंप्यूटर है वो, तो आप उसके अंदर हर चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपका एक कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो एडवांस लेवल है। AWS वही इस्तेमाल कर सकता है जिसको क्लाउड की बहुत अच्छी नॉलेज हो। जिसको थोड़ी सी भी कम हुई वो बहुत बुरा फंसता है। AWS जो है वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। सही है, जब आप फ़र्ज़ करें आप फायरबेस से ऊपर थोड़ा चढ़ेंगे, सही है, तो आप डिजिटल ओशन पे आएंगे। डिजिटल ओशन से आप थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे तो आप GCP पे आएंगे। GCP से आप जब थोड़ा ऊपर और आएंगे तो आप किस पे पहुंचते हैं? AWS। AWS बिल्कुल लास्ट स्टेज है। और AWS के बाकायदा सर्टिफिकेशंस होती हैं, क्लाउड क्लाउड सर्टिफिकेशंस होती हैं। सही है, तो उसके क्लाउड प्रैक्टिशनर होता है। तो वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। इवन उसके आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स मिल जाती हैं AWS की, जो डिज़ाइनिंग करती हैं कि आप अपनी वेबसाइट उसकी सर्विसेज पे कैसे डिप्लॉय करोगे। जिस तरीके से एक ड्राइंग बनती है ना, AWS इतनी पॉपुलर है। जितनी भी आपकी मेगा आपकी वेबसाइट हैं, बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो क्या यूज़ कर रही हैं? AWS। क्योंकि AWS की सर्विस टॉप मोस्ट है, सबसे ऊपर है। उसके बाद GCP है। अब GCP थोड़ा घुसने की कोशिश कर रहा है गूगल, लेकिन अमेजोन की मार्केट अमेजोन ने मारी हुई है। अमेजोन किसी को आने ही नहीं दे रहा। वो काफ़ी टाइम से, मतलब उसकी सर्विसेज जो है ना, वो टॉप मोस्ट है। क्या? अमेजोन जायंट है भाई, जायंट है वो। उसको कैसे खरीदेगा? जितनी गूगल की वैल्यू है उतनी ही अमेजोन की वैल्यू है। यानी अगर गूगल अपनी पूरी कंपनी भी बेच देगा तो भी उसको पैसे कम पड़ेंगे अमेजोन खरीदने के लिए। अमेजोन इतनी बड़ी सर्विस है। आपको अंदाजा है अमेजोन का पर ईयर रेवेन्यू कितना है? और अमेजोन का जो सबसे ज़्यादा कमाने वाला डिपार्टमेंट है ना, अमेजोन आप बहुत सुनते हैं, वो कुरियर वाला। सही है, E-कॉमर्स, Amazon.com। लेकिन Amazon.com अमेजोन का सबसे प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट नहीं है। अमेजोन का सबसे प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट AWS है, अमेजोन वेब सर्विसेज। बुक बेचते थे वो। उन्होंने शुरुआत बुक से की थी, उसके बाद उन्होंने E-कॉमर्स पे फैला दिया। E-कॉमर्स के बाद जब वो उसको जेफ बेजोस है CEO उसका, तो उसने देखा कि ना कि यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत बड़ा गैप है। पहले क्या होता था, लोकल कंपनियां होती थी वो क्लाउड सर्विस देती थी।
मतलब आपने लोकल कंपनी है उसके पास कंप्यूटर पड़े हुए हैं, वो बोलती थी मेरे कंप्यूटर में आप अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर दो, तो वो बड़ा महंगा पड़ता था लोगों को, क्योंकि आप सोचेंगे पूरा का पूरा एक सिस्टम चल रहा है। अब आपको पता है वो आप सबसे पीछे पीछे वहां पर एक सर्वर पड़ा हुआ है, कभी देखा है वो? इतना बड़ा सा ब्लैक कलर का बॉक्स है, वो सर्वर है। तो एक सर्वर है वो, सही है। यानी कि एक कंपनी वो एक सर्वर इस्तेमाल कर रही है। अब सोचेंगे पूरी दुनिया को उसकी जरूरत है, तो कितने बड़े सर्वर्स चाहिए होंगे। तो छोटी मोटी कंपनीज जो है वो ये काम करती थी। तो जब अमेजोन ने आके देखा कि यार इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपनी कंपनी बना ली AWS, और आज दुनिया के सबसे बड़े डेटा वेयर हाउस उन्हीं के पास है। सही है। इवन ड्रॉप बॉक्स का नाम सुना है? ड्रॉप बॉक्स बैकएंड पे जो इस्तेमाल करता है वो AWS है। मतलब अपना डेटा सेव करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करता है ना, वो AWS है। हालांकि ड्रॉप बॉक्स का मेन काम ही क्या है? डेटा सेव करना। और फिर भी वो किसको इस्तेमाल कर रहा है? AWS। यानी उन्होंने अपनी जो मेन काम है यानी डेटा सेव करना, वो अपने पास नहीं रखा हुआ, वो AWS। क्या? वैसे इनका एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, ये लोग एक डेटा वेयर हाउस में अपना डेटा सेव नहीं करते। अब आप जब इनकी यही तो अब खास बात है कि लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। जब आप इनके इनके पास एक अपना वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं ना, तो ये 4 अलग अलग लोकेशंस पे आपकी वेबसाइट डिप्लॉय कर देते हैं। इन एनी केस अगर आपकी एक एक उनका कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, कोई उनका फ्लड आ जाता है, किसी भी वजह से उनका एक डेटा सेंटर बंद हो जाता है ना, तो वो दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, 4 उनके लेयर है। वो इसलिए भी हैं कि आजकल हैकिंग भी बहुत होती है, सही है। तो उनकी साइबर सिक्योरिटी भी अब उनकी जिम्मेदारी है। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर उनका एक डेटा सेंटर हैक हो जाता है तो वो बेसिकली उसको टर्न ऑफ कर देते हैं, वो दूसरे पे डेटा आपकी ट्रैफिक शिफ्ट कर देते हैं, ताकि उनके कस्टमर को कोई पता ही नहीं चलता कि कब उनका डेट जो उनकी वेबसाइट है वो डेटा सेंटर A पे थी, फिर B पे थी, फिर C पे थी, फिर D पे थी। आपको पता ही नहीं चलता, आपको ऑटोमेटिकली जो आपका ट्रैफिक है वो राउट हो जाता है। ये पूरा उनके सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं जो ये काम करते हैं। ये पूरा उनका सिस्टम है जो ये काम कर रहा है। कोई इंसान नहीं करता, उनका पूरा सॉफ्टवेयर है, सही है। वो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्यूबरनेटीज़ के नाम से था। कुछ वक्त पहले क्यूबरनेटीज़ बहुत पॉपुलर हुआ था, लोगों ने सीखा और कुछ लोगों ने बहुत कमाया। लेकिन उसके बाद AWS ने कहा कि क्यों कमा रहे हो। AWS ने सारा वो जो सिस्टम था अपने पास लगा दिया, तो सारी कंपनियां कहाँ चली गई? AWS के पास। अब कोई भी क्यूबरनेटीज़ वाले को क्यों पैसे देगा जब आपको वही काम अमेजोन सस्ते में करके दे रहा है, और उसके पैसे भी नहीं लेता हो। मतलब वो कहता है बस अपनी वेबसाइट में पर डिप्लॉय कर दो, ये वाला सर्विस फ्री इस्तेमाल करो, ठीक है। तो अमेजोन जायंट है। अगर आप AWS का हम देख रहे थे, AWS रेवेन्यू, तो आपके पास 2021 में उसने कितने कमाए? 62 बिलियन USD। और आपको पता है कि पाकिस्तान पूरे मुल्क ने IMF के पास वो कितने पैसों के लिए गया था? 1.1 बिलियन, 1.1 बिलियन। अभी जो ये आपके पेट्रोल 234 रुपए का मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये IMF की शर्त थी कि आप अपने पेट्रोल जो है वो बढ़ाओगे। आपको पता है आपके बिजली के बिलों पे वो टैक्स लगा दिया गया, फ्यूल एडजस्टमेंट लगा दिया गया, और जो गवर्नमेंट सब्सिडी थी वो हटा दी गई थी। वो क्यों हटा दी गई थी? क्योंकि IMF ने कहा था कि ये हम आपको जब नहीं हटाओगे तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। इसके अलावा आपकी इम्पोर्ट पे बैन है इस वक्त, आप कोई भी बाहर से चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो क्यों हुआ था? IMF ने कहा था कि अगर तुम इंपोर्ट करोगे तो हम तुमको पैसे नहीं देंगे। इसके अलावा आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो इस वक्त लॉक्ड है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त आपका कंप्लीटली लॉक्ड है, यानी कि आपका कोई गवर्नमेंट का इदारा है आप ही के बैंक से लोन नहीं ले सकता। ये किसने पाबंदी लगाई थी? IMF ने। इतनी ज़्यादा पाबंदियां किस चीज़ के लिए? 1.1 बिलियन। और ये एक कंपनी, और ये एक कंपनी पूरी भी नहीं है, ये कौन सी है? सिर्फ AWS। यानी कि उस बड़ी कंपनी का एक छोटा हिस्सा है ये। क्योंकि अमेजोन तो आप Amazon.com से जानते हैं, उसका मेन काम क्या है? E-कॉमर्स, जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उसको छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ AWS ने एक साल में कितना बनाया है? $62 बिलियन। क्या? क्या? वो टोटल है ना, वो अमेजोन का पूरे का कंपनी का रेवेन्यू होगा। अब ये 470 बिलियन USD है, सही है। एक साल का रेवेन्यू है ये। 2021 में बनाया। अब 2021 में बहुत ज़्यादा सेटबैक भी था, क्योंकि वो कोरोना था, उसकी वजह से इस कंपनी को बहुत सेटबैक पड़ा था।
उसके बावजूद उसने कितना कमाया है? 470 बिलियन यूएसडी। क्या? फाइव सेवेंटी टू। असल में इसमें एक इश्यू है। ये क्या चीज है? ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू समझते हैं? रेवेन्यू होता है कि इस कंपनी के पास कैश कितना आया। अब इस कैश में वो चीजें शामिल हैं जो ये पे आउट भी करेंगे। सही है? इसमें बचत एक परसेंटेज होती है। सबसे बड़ी बचत जो है ना वो AWS की है। उसकी वजह क्या है कि AWS खुद एक सॉफ्टवेयर है। बात समझ रहे हैं? AWS सिर्फ क्या कर रहा है? उन मुलाजिमों को पे कर रहा है। अब वो कितने पे करेगा? 1 बिलियन पूरी मुल्क के लिए इतना काफी है कि पूरे मुल्क की इकोनॉमी संभल गई है 1 बिलियन से। तो जरा सोचेंगे 1 बिलियन कितना बड़ा है। तो AWS बेसिकली क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर की खुद की कोई ज्यादा खपत है ही नहीं। उसके स्टाफ की खपत है जो उसको बना रहा है। वो उसको सैलरियां मिल रही हैं। और जो डेटा सेंटर में डेटा पड़ा हुआ है उसका सिर्फ मेंटेनेंस है। तो सबसे जो इनका प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो कौन सा है? AWS। क्योंकि बाकी बिजनेस में तो उनको सामान खरीदना पड़ता है, फिर उसको बेचना पड़ता है, जो उसका रेवेन्यू अलग होता है। सही है? तो ये इतने बड़े आपके जो जायंट्स हैं। अब आप सोचेंगे पैसा भी इधर इतना ही है। सही है? तो जब आप ये चीज़ें सीखते हैं तो आपके पास भी थोड़ा बहुत इनका हिस्सा आता है। सही है? क्योंकि अमेजोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन है? जो यहाँ पर डिप्लॉय करना जानता है। सही है? जो वरना अमेजोन पे कोई आम बंदा तो डिप्लॉय नहीं कर सकता। जैसा मैंने कहा कि ये सबसे डिफिकल्ट है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, इस पर डिप्लॉय करने के लिए आपको लिनक्स आनी चाहिए। लिनक्स के बगैर आप इसको डिप्लॉय नहीं कर पाओगे। मेरा प्राइमरीली AWS है। सही है? क्योंकि हमारे जो काम होते हैं वो AI के काम है। हमारी कंपनी जो है वो बेसिकली AI के सॉफ्टवेयर बनाती है। तो AI नॉर्मल फायरबेस या नेटलिफाई इन पे डिप्लॉय नहीं हो सकता। तो मुझे यकीनन किस पे जाना पड़ता है? AWS। क्योंकि मुझे एक पीछे पीछे एक पूरा एक आपका AI का मॉडल चल रहा होता है जो कि आपका डेटा जनरेट करता है। वो डेटा आप मुझे वेबसाइट पे दिखाना होता है। तो AWS तो मेरे लिए लाजमी है। और AWS देखें एक दफ़ा सीखने वाला ही काम है। शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप एक दफ़ा सीख जाते हैं तो वो हलवा है। सही है? अब आपको ना 3-4 दिन लग जाएंगे एक वेबसाइट डिप्लॉय करने में। लेकिन वही वेबसाइट मैं 15 मिनट में कर दूंगा। लेकिन फिर आपको इसको डिप्लॉय करने के फिर पैसे भी मिलते हैं। समझ रहे हैं? तो इस स्किल को सबसे पहले तो आपने सीखना है। नहीं नहीं। अभी हम एक काम करते हैं कि ये जो अभी मैंने फायरबेस की फाइल बनाई है ये मैं गूगल क्लासरूम में आपके लिए डिप्लॉय कर देता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ से कमांड को कॉपी पेस्ट कर सकें। देखें, डिप्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। क्योंकि ज़रा आप इसको थोड़ी देर सोचें तो आपको एक चीज़ बनानी आती है। सही, आपको वेबसाइट बनानी आती है, लेकिन अब आप अपने क्लाइंट को दोगे कैसे? अब आपका क्लाइंट तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नहीं है। उसको कैसे पता चलेगा कि HTML को चलाऊं कैसे? तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप बेसिकली उसको एक लिंक दें। वो उस लिंक पे क्लिक करे और उसकी वेबसाइट खुल जाए, ताकि वो अपने जो असिस्टेंट्स हैं, जो उसके अपने कोलीग्स हैं, वो उनसे भी शेयर करे। तो वो बड़ा खुश हो जाएगा। सही है? भले वो आपके पास एक वेबसाइट बनवाने आए, लेकिन फिर भी आप उसको मुफ्त में किस में डिप्लॉय करके दे दें? फायरबेस। आपको 5 मिनट लगेंगे। एक दफ़ा आप इस पर थोड़ा आपका हाथ साफ हो जाए, आप तो फिर हर वेबसाइट किस पे डिप्लॉय करते फिरोगे? फायरबेस। हाँ। क्या है? नहीं, ये थोड़ी अलग चीज़ है। 1 मिनट, ये मैं डिप्लॉय कर दूं। अच्छा, जो बच्चे कह रहे थे कि वो
यहाँ पे देखें ना, ये जब आप असाइनमेंट अपलोड करते हैं ना, असाइनमेंट अपलोड करने के वक्त आपके पास ये सारी चीज़ें दिख रही होती हैं। अब आप जो फाइल अपलोड करते हैं वो यहाँ से करते होंगे, तो उसके बराबर में ही देखें लिंक का भी ऑप्शन है, तो आप अपना लिंक भी यहाँ पे पेस्ट करें। तो फिर आप एक और टेक्स्ट फाइल बना लें लिंक के नाम से, वो भी अपलोड कर दें। ठीक है, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है फायरबेस स्टेप्स के नाम से। यार फायरबेस का आपको ये फ़ायदा है कि आपके पास फायरबेस पे जब आपके पास हाथ साफ होगा तो उसकी जो दूसरी सर्विसेज हैं आपको उसको इस्तेमाल करने में आसानी होगी, ईजी होगा। जैसे आपका नोट जेएस हो गया, फायर स्टोर हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, सही है, रियल टाइम डेटाबेस हो गया। तो एक चीज़ आपने जब बहुत ज़्यादा आपको सर्विस दे रही है तो आप उसकी तरफ जाएँ, गिटहब पेजेस आप इस्तेमाल कर लें, उसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ दोनों, ये बात अब आप दिमाग में रख लें कि अब आप जो काम करेंगे उसकी दो चीज़ें बनेंगी, एक तो आपका गिटहब, दूसरा आपका फायरबेस। ये दोनों चीज़ें लाजमी हैं, सही है। अगर ये दोनों नहीं हुई तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आपकी ये फाइल अपलोड हो गई है, सही है। ये आपके पास डिप्लॉयमेंट की एक हेडिंग है, इसके अंदर आपके पास फायरबेस स्टेप्स हैं। आज आप घर पे जाके, ज़्यादा बेटर है कि आज आप घर पे जाके इसको ट्राई करें, इसको डाउनलोड करें, वीडियो को देखें और अपने पास फायरबेस को चलाने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आ रहा तो हम कल एक प्रैक्टिस क्लास कर लेंगे जिसमें आप उसको मुझे अपने क्वेश्चंस बता दीजिएगा। इधर इधर ही कर लें आप, सही है। तो यहाँ पे भी आप अपने, अगर आप गूगल के अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ से भी अपना फायरबेस का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, सही है। अगर किसी का पहले से फायरबेस लॉगिन हुआ हुआ है तो आप फायरबेस लॉग आउट कर लें, फायरबेस स्पेस लॉग आउट, लॉग आउट करेंगे उसका लॉग आउट हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे फायरबेस स्पेस लॉग इन, ठीक है। तो आई थिंक आज 1.5 घंटे की क्लास चली गई है, ये नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही है। हाँ, असाइनमेंट थोड़ा मैं भी थक गया हूँ, तो असाइनमेंट इसको कल पे कर लेंगे, या मैं अभी बैठ के, हो सकता है अगर मैं मुझे टाइम मिला तो मैं कर देता हूँ। क्लियर हो जाएगा, सही है। तो नहीं, शुरू में असाइनमेंट चेक करने में मज़ा अलग आता है, वो एनर्जी टाइट होती है ना तो फिर मज़ा आता है। सही है, तो आज की क्लास यहाँ पे रखते हैं।